मोबाइल पे किसी अनजान नंबर से बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन प्रकाश जी उठाते उससे पहले ही कट जा रहा था। अंत में प्रकाश जी ने इधर से कॉल किया। क्या मेरी बात मिस्टर प्रकाश प्रसाद जी से हो रही है? एक लड़की की आवाज़ आई। जी हाँ, आप कौन? इतनी रात में किस लड़की का फ़ोन हो सकता है? प्रकाश जी ने सोचा। अंकल, मैं रोशनी बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हाँ बेटा, बोलो, ये किसका नंबर है? प्रकाश जी ने घड़ी में समय देखा। रात के 10:30 बज रहे थे। मन ही मन सोचने लगे, क्या बात हो सकती है कि उनकी होने वाली बहू को शादी से एक दिन पहले इतनी रात को उनसे बात करनी है। ये मेरी बुआ की बेटी का मोबाइल नंबर है। बैलेंस नहीं था, इसलिए मिस कॉल कर रही थी। अंकल, मैं अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। अभी बात कर सकती हूँ ना? रोशनी ने पूछा। बोलो ना, कोई ख़ास बात ही होगी जो इस वक्त तुम कॉल कर रही हो। प्रकाश जी अचंभित थे। वो अंकल, मैं ये बतलाना चाहती हूँ कि मेरा एक लड़के के साथ अफेयर है। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी फैमिली में किसी की भी सहमति नहीं मिली। हम लोग कोर्ट मैरिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे तो मैं 18 की हो चुकी हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट के अनुसार मेरी उम्र अभी 17 साल ही है। अगर आप चाहो तो इस शादी को रुकवा दीजिए। रोशनी बोली। अंकल, आप सुन रहे हैं ना? रोशनी की आवाज़ आई। हाँ बेटा, सुन रहा हूँ। तुमने आदित्य से बात की क्या? प्रकाश जी ने पूछा। जी अंकल, रोशनी बोली। फिर क्या कहा उसने? वो सोच रहे थे कि जब वो आदित्य से बात कर ही चुकी है तो फैसला तो उसे ही लेना है। जी अंकल, आदित्य बोलते हैं कि इस उम्र में प्यार बिन मौसम बरसात वाला इश्क की तरह होता है। अजीब इंसान है वो, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। रोशनी बोली। तुम क्या चाहती हो, ये बतलाओ। प्रकाश जी को हल्की सी हंसी आ गई। मैं जो चाहती हूँ वो तो अभी हो नहीं सकता ना, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरी शादी झूठ की बुनियाद पे हो और बाद में मेरे ससुराल वाले मुझे ताना मारें कि मेरा शादी के पहले किसी और के साथ अफेयर था। रोशनी ने मायूसी भरी आवाज़ में बोला। उस लड़के की उम्र कितनी है और वो क्या करता है? प्रकाश जी ने पूछा। जी अंकल, 19 साल, और वो बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है। रोशनी बोली। मतलब कानूनी तौर पे तुम्हें बालिग होने में 1 साल लगेंगे और उसे 2 साल? प्रकाश जी ने पूछा। जी अंकल, और 2 साल में उसका बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा और नौकरी भी मिल जाएगी। रोशनी ने जल्दी से कहा। अगर हम लोग इस शादी को तोड़ दें तो क्या वो लड़का बाद में तुम्हें अपनाएगा? क्योंकि ऐसे एक दिन पहले अगर किसी लड़की की शादी टूट जाए तो जितनी मेरी उम्र है और जितना मुझे तजुर्बा है, दोनों मिलकर ये कहते हैं कि सारा दोष लड़की का माना जाता है। प्रकाश जी बोले। और जहाँ तक मुझे मालूम है, तुम्हारी शादी तुम्हारे चाचा जी करवा रहे हैं। उनकी समाज में जो प्रतिष्ठा है उसका क्या होगा? और मुझसे या आदित्य से बात करने से पहले क्या तुमने अपनी माँ या चाचा जी से बात की? उधर से कोई जवाब मिलता ना देख प्रकाश जी बोले। नहीं अंकल, मैंने सोचा कि आप लोग को बतलाऊंगी तो आप लोग जब शादी करने से इनकार कर देंगे तो उन्हें खुद मालूम चल ही जाएगा। रोशनी ने मायूस होकर कहा। अब तुम सो जाओ, मैं आदित्य से बात करके कल तुम्हारे घर आकर बात करता हूँ। प्रकाश जी ने देखा कि 11 बज चुके हैं। जी अंकल, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी को मत बतला दीजिएगा कि मैंने आप लोगों को फ़ोन किया था। रोशनी ने विनती की। ओके बेटा, गुड नाइट, सी यू टुमारो, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। प्रकाश जी अपने माता पिता के 2 बड़ी बहनों से छोटे और इकलौते बेटे थे। ग्रेजुएशन करने के बाद प्रकाश जी ने बैंक पीओ के भर्ती परीक्षा में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लिया। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल से भी कम थी। उनकी दादी बहुत बीमार चल रही थी और इकलौते पोते की बहू को देखने की रट लगाने लगीं और 22वां साल लगते लगते प्रकाश जी की शादी हो गई और 23 साल के होने से पहले उनकी गोद में आदित्य आ गया। उनकी पत्नी दीपिका बहुत ही सुंदर और सुघड़ थी, लेकिन कहते हैं ना कि
कि इंसान को एक साथ सारी खुशियाँ नहीं मिलती। आदित्य के जन्म के बाद जब भी दीपिका गर्भवती होती, उसका गर्भपात हो जाता। 3-4 बार ऐसा ही हुआ और एक दिन पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। दीपिका और प्रकाश जी का साथ बहुत ही छोटा था। 40 साल की उम्र में वो विधुर हो गए। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। दीपिका की बीमारी की वजह से आदित्य के लिए बचपन से ही उन्होंने उसके माता और पिता दोनों की भूमिका निभाई। आदित्य भी उनकी ही तरह 22 साल की उम्र में बैंक पीओ बना और अब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर ब्रांच मैनेजर बन चुका है। प्रकाश जी भी अब जीएम बन चुके हैं और संयोग से उनका ट्रांसफ़र उसी शहर में हो गया है जहां आदित्य कार्यरत है। आदित्य उनका इकलौता और लाडला बेटा है। दोनों के बीच बाप बेटे से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता है। अच्छी बुरी हर तरह की सारी बातें दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उन दोनों को अगर कोई अनजान व्यक्ति देख ले तो दोनों बड़े छोटे भाई की तरह लगते हैं। सामान्य कद की रोशनी का रंग गोरा, बड़ी बड़ी काली आँखें, गुलाबी होंठ, छोटी सी खड़ी नाक, लंबे घने भूरे और कत्थई बाल, मीठी आवाज़ और चंचल स्वभाव हर एक को आकर्षित कर सकने के लिए काफ़ी था। अभी कुछ दिन पहले ही एक शादी में आदित्य ने रोशनी को देखा था और एक ही नज़र में वो उसे ऐसी भा गई कि आदित्य ने अपने पापा को बतला दिया कि शादी तो मैं इसी लड़की से करूँगा। रोशनी के बारे में क्या सोचा तुमने? नाश्ते के लिए आदित्य डाइनिंग टेबल की कुर्सी खिसकाकर बैठ ही रहा था, तभी प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। उस पागल लड़की ने कहीं आपको भी तो फ़ोन नहीं किया? ब्रेड पे बटर लगाते हुए आदित्य ने पूछा। आप बतलाइए, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? आदित्य ने हंसते हुए फिर से पूछा। शायद मैं हम दिल दे चुके सनम वाला अजय देवगन बन जाता, प्रकाश जी ने अपने और आदित्य की गिलास में जूस डालते हुए कहा। वो मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं उस लड़के की फैमिली को अच्छे से जानता हूँ। बहुत ही लोभी हैं वो लोग। उस लड़के का बड़ा भाई मेरे बैंक में ही पीओ है। कुल मिलाकर 25 लाख का खर्च किया लड़की वालों ने उसकी शादी में। और अभी भी उन दोनों की पहली एनिवर्सरी पे स्विफ्ट मिला है उसे गिफ्ट में। रोशनी के घर में वो लोग किसी कीमत पे रिश्ता नहीं करेंगे। लड़के के बारे में मेरी कोई राय नहीं। 19 साल में कितनी मैच्योरिटी होती है आप और मैं दोनों जानते हैं। आदित्य ने जूस पीते हुए गंभीर स्वर में कहा। याद है पापा, आपने बताया था कि आपको अपने स्कूल की क्लास टीचर से प्यार हो गया था। आदित्य बोला। और तुम्हें तुम्हारे कॉलेज की लिटरेचर की लेक्चरर से और फिर लाइब्रेरियन से, प्रकाश जी ने चुटकी ली। तो फिर मैं रोशनी से जाकर बोल देता हूँ कि तुम हम दिल दे चुके सनम वाला अजय देवगन बनने को तैयार हो, प्रकाश जी ने कार की चाबी उठाकर बाहर निकलते हुए कहा। रोशनी के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। सारे रिश्तेदार आ चुके थे। ढोलक की थाप पे मंगल गीत गाए जा रहे थे। प्रकाश जी को अचानक आया देखकर रोशनी के चाचा जी थोड़े अचंभित से उनके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुझे रोशनी से कुछ बातें करनी हैं। प्रकाश जी ने भी अपने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं रोशनी को आधे घंटे के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? कुछ ज्वेलरी पसंद करवानी है, वो बोले। कुछ देर बाद रोशनी उनके साथ कार में थी। अगर तुम्हारी शादी आदित्य से नहीं होती तो क्या दूसरी जगह हो जाए या फिर इस बदनामी की वजह से ना भी हो। मैं तुम्हारी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। उन्हें 2 बार ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, इसलिए मैं अपनी तरफ से उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकता हूँ। तुम्हारे पापा और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी पोस्टिंग भले ही दूसरे शहर में थी, लेकिन मुझे पता है उनके गुजरने के बाद कैसे तुम्हारी माँ ने तुम दोनों भाई बहन को पाला पोसा। इसलिए बारात तो तुम्हारी आज ही आएगी। तुम्हें अगर आदित्य से शादी नहीं करनी तो हिम्मत दिखाओ। ये लो मेरा फ़ोन, उस लड़के से जितना बात करना है करो, और जो भी तुम्हारी मर्ज़ी वो तुम खुद जाकर घर बतला दो। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ और मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, कहकर प्रकाश जी ने रोशनी को मोबाइल पकड़ाया
और कार से नीचे आ गए। क्या निर्णय लिया? तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो वापस लौटे तो रोशनी को सुबकता पाकर बोले। उसने कोई जवाब दिए बिना रोती ही रही। प्रकाश जी ने उसे भी जी भर के रो लेने दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, वापस चलिए। अपने दुपट्टे से आंखों को पोंछते हुए उसने कहा। टेक केयर बेटा, रात को इतनी प्यारी सूरत रुआंसी नहीं चाहिए मुझे, कहकर प्रकाश जी ने कार से उतर के दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। रोशनी घर के अंदर चली गई। रात को जयमाला के समय रोशनी मायूस थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। शादी संपन्न होते होते सुबह हो गई, विदाई होते होते दोपहर हो गया और आज के दिन ही वर वधू स्वागत समारोह था, इसलिए घर न जाकर उन्हें रिसोर्ट पहुंचना पड़ा। शाम को ग्रीन एंड मैरून लहंगे में रोशनी सच में अप्सरा लग रही थी। पार्टी सुबह 4 बजे तक चलती रही। वहीं रिसोर्ट में एक कमरा उन दोनों के लिए सजाया गया था। आदित्य और रोशनी को उस कमरे में ढेर सारा नेग लेकर उसकी चचेरी ममेरी बहनों ने जाने दिया। अंदर पहुंचकर आदित्य ने रोशनी को एक बैग पकड़ाया। इसमें कुछ नाइट गाउन और कॉटन साड़ियां हैं, जो ठीक लगे वो पहन लो, और अगर सोना चाहती हो तो सो जाओ। मैं 10 मिनट में रिश्तेदारों को सी ऑफ करके आता हूँ, कहकर वो बाहर चला गया। कुछ देर तक वह यूं ही फूलों से सजे बेड पर बैठी रही। फिर न जाने कब उसे नींद आ गई। आदित्य वापस लौटा तो रोशनी उसे गहरी नींद में सोती हुई मिली। हाय मेरी ऐश्वर्या, उसकी प्यारी सूरत को देखकर उसने प्यार से कहा और उसकी बगल में लेट गया। मैम, कॉफ़ी, उठ जाइए, वापस घर जाना है। आदित्य ने सुबह रोशनी को जगाया और मुस्कुराते हुए कहा। घर पहुंची तो रिश्तेदारों ने आरती करके उसका गृह प्रवेश करवाया। हरी कांजीवरम की साड़ी में उसका सौंदर्य किसी परी की तरह लग रहा था और आदित्य की नज़रें उस पे से हटाए नहीं हट रही थीं। कई रस्म होते रहे। 10:30 PM पे तुम लोगों की शिमला की फ़्लाइट है, जल्दी से पैकिंग कंप्लीट कर लो तुम दोनों, प्रकाश जी ने कहा। एयरपोर्ट पर पहुंच के अंदर जाने से पहले जब दोनों ने प्रकाश जी का चरण स्पर्श किया, तब इसमें टिकट्स हैं, एक लिफाफा प्रकाश जी ने रोशनी को थमाया और मुस्कुराते हुए बोले। और आदित्य, ट्रिप की सारी प्लानिंग मैंने तुम्हारे मेल पर भेज दी है, कहकर प्रकाश जी ने उन दोनों को गले लगा लिया। इस उम्र में बिन मौसम बरसात वाला इश्क हो ही जाता है। देखो मौसम कितना साफ है। अजय, अपनी ऐश्वर्या का ख्याल रखना, धीरे से प्रकाश जी ने आदित्य के कान में कहा। फिर दोनों ठठाकर हंसने लगे। 1-2 दिन में ही आदित्य और रोशनी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे प्यार हुआ और 2 दिन बाद वो एक जिस्म एक जान बन गए। कैसा रहा ट्रिप? 1 सप्ताह बाद प्रकाश जी जब उन दोनों को लेने एयरपोर्ट पहुँचे, मुस्कुराकर उन्हें गले लगाते हुए पूछा। आपके लाडले बेटे ने अजय और ऐश्वर्या को वहीं शिमला की वादियों में छोड़ दिया। रोशनी मुस्कुराई। मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद थी, प्रकाश जी ने कहा और तीनों ठठाकर हंसने लगे। प्रकाश जी बहुत खुश थे। रोशनी और आदित्य की शादी की पहली सालगिरह के 27 दिन पहले ही वो एक प्यारी सी पोती के दादा बन गए। बड़े प्यार से उन्होंने अपनी पोती का नाम अक्षरा रखा। हर 3 साल बाद आदित्य का प्रमोशन होता और साथ में ट्रांसफ़र भी। जब तक अक्षरा छोटी थी ज़्यादा परेशानी नहीं आई, स्कूल भी बदलते गए, लेकिन इसी साल अप्रैल में आदित्य ने उसका दाखिला देहरादून के एक बहुत ही अच्छे बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। रोशनी ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने समाज शास्त्र में MA करने के बाद PhD भी कर ली और इसी शहर के एक कॉलेज में वो लेक्चरर की नौकरी करने लगी। आज अक्षरा का 13वां जन्मदिन है। अक्षरा के जन्मदिन की सबसे ख़ास बात यह है कि वो 21 दिसंबर को होती है, इसलिए हर साल प्रकाश जी ग्रैंड पार्टी का आयोजन करते हैं। नए साल का आगाज़ करते हुए मेहमान रात भर पार्टी एंजॉय करते हैं, लेकिन अक्षरा और रोशनी उदास हैं। उसके पापा शहर से बाहर गए हुए हैं। सिर्फ प्रकाश जी को पता है कि वो रास्ते में है और 7 बजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन 7:30 बजने को हैं। वो टकटकी लगाए घड़ी को देखते हुए कभी इधर तो कभी उधर टहल रहे थे। तभी उनके मोबाइल ने बजना शुरू किया। अनजान नंबर से फ़ोन था।
उधर से आवाज़ आ रही थी और धीरे धीरे वो शून्य में जा रहे थे। उनका हाथ पैर कांप रहा था और आंखों से खारा पानी लगातार बहता जा रहा था। क्या हुआ पापा? उनकी हालत देख रोशनी ने जल्दी से उनके पास आकर पूछा। आदित्य नहीं रहा, वो अचेत हो गए। जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे ब्रेकर और गड्ढे आते रहे और कभी थोड़ी आसानी तो कभी थोड़ी मुश्किल से वो चारों इन सबको पीछे छोड़ आगे निकलते जाते। लेकिन इस बार सामने खाई थी। यहाँ वो तीनों तो बच गए, लेकिन आदित्य अकेला ही चला गया और पीछे छोड़ गया खामोशी, तन्हाई और यादें। रोशनी ने 3 साल पहले ही कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था। कुछ महीने पहले जब वो तीनों रात का खाना खा रहे थे, रोशनी को प्रकाश जी ने बतलाया कि आदित्य का प्रमोशन होने वाला है और फिर ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तब रोशनी ने ठुनक कर आदित्य से कहा था, मैं तो अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी, मैं और पापा यहीं रहेंगे, आप अकेले जाना। और आदित्य सच में अकेले ही चला गया। 2 साल पहले ही प्रकाश जी रिटायर हुए थे। सोचा था कि अब बेटे बहू के साथ ज़िंदगी आराम से कटेगी, लेकिन उनकी किस्मत की रेखा की कर्स ने उनकी इस सोच को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। पापा, आपकी दवाई। आजकल आप बहुत भूलने लगे हैं, रोशनी ने प्रकाश जी को दवा देते हुए कहा। बैठो रोशनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठाते हुए प्रकाश जी ने कहा। आगे क्या सोचना है तुम्हें? वो बोले। किस चीज़ के बारे में पापा? और पहले यह दूध भी मेरे सामने पीकर ख़त्म कीजिए, रोशनी ने चेहरे पर नाराज़गी लाते हुए कहा। तुम अभी सिर्फ 32 साल की ही तो हो, इतनी पहाड़ सी ज़िंदगी कैसे कटेगी? प्रकाश जी ने दूध पीते हुए कहा। जैसे आपकी कटी थी वैसे ही आप हैं, अक्षरा है और आदित्य की यादें भी तो हैं, रोशनी ने नकली मुस्कान ओढ़ते हुए कहा। मेरी शादी न करने की वजह थी आदित्य हर वक्त मेरे साथ होता था, लेकिन अक्षरा को भी पढ़ाई के लिए बाहर ही रहना है, फिर नौकरी भी बाहर ही करेगी, फिर उसकी शादी हो जाएगी और मेरी भी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम गंभीरता से सोचो। दूध की खाली गिलास साइड टेबल पर रखते हुए वो बोले। गुड नाइट पापा। दूध का खाली गिलास ट्रे में रखकर वो बाहर निकल गई। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। प्रकाश जी को अब हर वक्त रोशनी की चिंता रहती थी। कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थीं, बाहर निकलती थी तो थोड़ा मन लग जाता था। इस बार अक्षरा भी नहीं आई, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस थीं। अगले साल ही उसका 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम है। घर में खाना बनाने के लिए परमानेंट कुक है, वो करे तो क्या? थोड़ा चिड़चिड़ापन आ चुका है उसके स्वभाव में। अब तो नींद की गोलियां लेनी भी शुरू कर चुकी थी रोशनी। हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं, तैयारी कर लो। रात को 10:20 पर ट्रेन है। एक दिन मॉर्निंग वॉक से आते ही प्रकाश जी ने कहा। लेकिन ऐसे अचानक? रोशनी बोली। अचानक नहीं, श्रीवास्तव जी की फैमिली और झा जी की फैमिली भी हैं। कुल मिलाकर हम 7 लोग हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, बच्चों की तरह खुश होते हुए प्रकाश जी बोले। ठीक है पापा। वो जानती थी कि पापा ने कहा जाना है मतलब जाना ही है। ट्रेन आ चुकी थी, सबसे तो वो परिचित थी ही, सिर्फ एक नया चेहरा था। ये हिमेश हैं, श्रीवास्तव जी का भतीजा। अभी अभी इसकी पोस्टिंग यहाँ हुई है। कैसे कैसे कहाँ जाना है, सारा प्रोग्राम इसी ने सेट किया है। गाइड है समझ लो। और हिमेश, ये रोशनी है मेरी बहू। सारा सामान एडजस्ट करके जब सब लोग बैठ गए तो प्रकाश जी ने हिमेश और रोशनी का परिचय करवाया। रोशनी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो उसने भी हाथ जोड़ दिए। सब अपने अपने बर्थ पे आ गए। 5 लोअर और 2 अपर बर्थ था। रोशनी और हिमेश को छोड़कर सब 60 साल के ऊपर वाले लोग थे। वैसे भी रोशनी ऊपर बर्थ पर ज़्यादा पसंद करती थी। उसने चादर बिछाने में सबकी मदद की, फिर अपनी बर्थ पर आ गई। सामने वाली बर्थ पे हिमेश लेटा हुआ एक नॉवेल पढ़ रहा था। रोशनी ने घर से निकलने से पहले ही नींद की गोलियां खा ली थीं। वो लेटते ही सो गई। सुबह 9 बजे ट्रेन सिलीगुड़ी पहुंच चुकी थी। यहाँ से उन्हें कार से दार्जिलिंग जाना था। स्टेशन से बाहर टाटा विंगर खड़ी थी। ड्राइवर ने जल्दी से डिक्की खोलकर
सबके सामान डाल दिए। 11:30 बजे वो लोग होटल एल्गिन पहुंच चुके थे। 2 डबल एक्यूपेंसी और 3 सिंगल एक्यूपेंसी कमरे पहले से ही बुक थे। जल्दी से सब नहाकर नीचे रेस्टोरेंट में आ जाओ, साथ में लंच करेंगे, श्रीवास्तव जी ने कहा। 1 बजे थे जब सब खाने के लिए डाइनिंग स्पेस में पहुँचे। ये तय हुआ कि 1-2 घंटे रेस्ट करके 4 बजे तक निकलेंगे। यहाँ इन लोगों को 2 रात का ही स्टे था, आराम कम, घूमना ज़्यादा था। शाम को 4 बजे सब लोग डाइनिंग हॉल में कॉफ़ी पी रहे थे। मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर में थोड़ा दर्द है, आप लोग चले जाइए, मैं कल चलूँगी, रोशनी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। कल रात से ही रोशनी का मन बहुत बेचैन था। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अलसाए हुए दरवाज़ा खोला तो हिमेश डिस्प्रिन लेकर खड़ा था। आपके बगल वाले कमरे में हूँ, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा, कहकर वो चला गया। सुबह नाश्ते के बाद सब लोग बिंगर में बैठ के निकल गए। हाँ, यहीं पे उतर जाइए सब लोग, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, कहकर एक बैग कंधे पर लटकाए हिमेश बाहर आ गया। रोशनी वहाँ का नज़ारा देखकर खो सी गई। दूर तक पहले पहाड़ों को अपनी श्वेत पनीली आँखों में भरकर मचलते बादलों ने आसमान से पहाड़ तक मनमोहक रास्ता बना दिया था। उड़ते बादलों से भरी घाटियाँ धुंध में लिपटी पड़ी किसी परीलोक से लग रही थीं। भोर का झुटपुटा फैला हुआ था। हल्की ठंडी हवा चेहरे पर आ चुके बालों को बेतरतीब सी उड़ा रही थी। काला शॉल कंधे से सरक कर पैरों के पास पड़ा था। रोशनी को होश कहाँ था, वो तो मंत्रमुग्ध सी प्रकृति के इस अद्भुत रूप में खोई हुई थी। रोशनी, प्रकाश जी की आवाज़ आई तो अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को संभालते हुए वो जैसे ही मुड़ी, उसका दिल धक से रह गया। ओह, फिर से वही आँखें, जाने कब से उसे निहार रहा है। उसने पलकें झुका लीं। भोर की ओस की तरह मन पे हरी धूप उगाई। नाजुक एहसास को नरम उंगलियों से छूने जैसा सिहर गया तन। धीरे से अपने चेहरे पर आ चुकी लटों को कान के पीछे खोंचते हुए, कपकपाते हाथों से साल को उठाकर हड़बड़ाते हुए वहाँ से भागती हुई वो वहाँ पहुँच गई जहाँ सब लोग थे। आ गई मेरी बिटिया, पहाड़ों की प्रभाती सुनकर, कहकर प्रकाश जी ठठाकर हंस पड़े। सब लोगों ने हंसने में उनका साथ दिया। मिसेस श्रीवास्तव ने एक प्लेट उसकी ओर बढ़ा दिया। उन लोगों ने होटल से सबके लिए लंच का पैकेट पैक करवा लिया था। खाते हुए रोशनी कनखियों से उसे देख लेती तो कभी दूर बैठा खाते हुए हिमेश उसे देख रहा होता। अजब सी खुमारी भरी हुई थी हवा में, जैसे रजनीगंधा की खुशबू सांसों में समा गई हो। जाने क्या बात थी उन आँखों में कि सांसें तेज हो जाती और दिल बेचैन हो जाता और वो छटपटाने लगती, फूलों पर मंडरा रही तितलियों की तरह। सब लोग फिर दूसरी जगह के लिए निकल गए। हर जगह वो आंखें मुख धोकर उसका पीछा करती, जिससे उसका सुकून छिनसा गया था। जल्दी गाड़ी में बैठो सब, झा जी की आवाज़ आई तो वो ख्यालों से बाहर आई। वापस वो लोग होटल पहुंच चुके थे। सब लोग एक साथ डिनर करेंगे 9 बजे पक्का, श्रीवास्तव जी ने कहा, और सब लोग अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। रात में डिनर टेबल पर खाते हुए वो महसूस कर रही थी कि उसका आवास मन, जिसे वो जितनी तेज़ी से उस ओर जाने से खींचती, उतनी ही तेज़ी से वो उसकी ओर भागता चला जा रहा है। कल सुबह किलिंगपोंग की मनमोहक वादियों में जाना है और चेकआउट करके नाश्ता जितना जल्दी कर सको अच्छा है, इस बार प्रकाश जी ने ऐलान किया और सब एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह जब वो कार में थी तो उसने फिर से उन आँखों की आँच को महसूस किया। वो सुलगती जा रही थी। वो जानती थी कि उसके पीछे वाली सीट पर भूरे रंग का चश्मा लगाए वो उसे ही देख रहा होगा। कार को ब्रेक लगा तो वो भी अपने ख्यालों से बाहर आई। वो अनमनी सी चाय बागानों की ढलान पर पीठ पे टोकरी बांधे सुंदर औरतों और खिलखिलाते हुए बच्चों को देखती रही। उसे अक्षरा की याद आने लगी। 1 बजे वो सब मिरिक की खूबसूरत वादियों में बने टूरिस्ट लॉज में थे। सबने खाना खाया और निकल पड़े वादियों में घूमने। प्रकाश जी को रोशनी बदली बदली लग रही थी। कुछ तो है, उनका तजुर्बा उन्हें बता रहा था। वो खुश थे। वो जो चाह रहे थे
सब कुछ वैसा ही हो रहा था। 2 बजे थे। उन लोगों ने मिरिक झील पैदल जाने का निर्णय लिया। झा जी ने कहा, इन वादियों का नज़ारा देखना है तो पैदल तो चलना पड़ेगा। झिलमिल झिलमिल करते मिरिक झील के शांत पानी पे बिखरा सौंदर्य को देखकर वो सब छोटे बच्चों की तरह किलिक उठे। झील के चारों ओर 2 किलोमीटर के रास्ते पर सब तितलियों की तरह उड़ने लगे। रोशनी सारे दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो बहुत दूर निकल आई है और हड़बड़ाते हुए एक पत्थर पे उसका पैर पड़ा और वो लड़खड़ा के गिरने ही वाली थी कि 2 बलिष्ठ हाथों ने उसे थाम लिया। पल भर के लिए वो उसकी बाहों में थी। वही चिरपरिचित खुशबू। वो हड़बड़ाते हुए अलग हुई तो पैर की मोच ने साथ नहीं दिया। हिमेश ने सहारा देकर उसे बिठाया, फिर बैग से पानी का बोतल निकाल कर उसे थमा दिया। बॉलनी का स्प्रे निकाल और उसके पैरों पर स्प्रे किया और बाएं हाथ पे उसका पैर रखकर दाएं हाथ से धीरे धीरे मालिश करते हुए पैर को ज़ोर से खींचा। वो छटपटाकर उसे लिपट गई। उसने बैग से एक पेन किलर निकाल कर उसे थमा दिया, फिर बोतल, स्प्रे और टेबलेट को बैग में रखा और अपना दायां हाथ बढ़ा दिया। रोशनी ने उठना चाहा, लेकिन फिर से उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि वो हल्की होकर हवा में उड़ रही है। अजीब सी सम्मोहन ने उसे बांध लिया। वो महसूस कर रही थी कि शाम की गुलाबी किरणें नशीली हो गई हैं और वो भी उस नशे में अपनी सुध-बुध खो चुकी है। वो अपने ही विचारों से खींच उठी। तब तक हिमेश ने उसे अपने कंधों के सहारे खड़ा कर दिया। तब तक प्रकाश जी वहाँ आ गए। मैंने स्प्रे कर दिया है और एक पेन किलर भी खिला दिया है, प्रकाश जी को चिंतित देख हिमेश ने कहा। उसके बाद रोशनी को होश नहीं कि वो कैसे लॉज में पहुंची, क्या खाया, कैसे अपने कमरे में पहुंची। आधी रात में नींद खुली तो वो बेचैन होकर कमरे से बाहर आ गई। धीरे धीरे चलती हुई गार्डन में पहुंची और वहीं पत्थर की बनी बेंच पर बैठ गई। उसने महसूस किया यूकेलिप्टस की डालियों पर रुई की बादलों से लिपटा चांद जैसे उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसकी आंखों से नमकीन पानी बहते रहे और वो वहीं चुपचाप खड़े चीड़ के पेड़ों के बीच बैठी रही। चिड़ियों की चहचहाहट से पता चला सुबह हो चुकी तो वो होश में आई। मुड़कर वापस कमरे की ओर जा रही थी कि हिमेश की आवाज़ आई। अरे, इतनी सुबह आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने स्लीपर नहीं पहना है। दर्द कैसा है आपका? एक के बाद एक प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जब वो वापस जाने लगी तो हिमेश ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। 2 मिनट रुको ना प्लीज़, मुझे कुछ कहना है तुम्हें, हिमेश ने कहा। मैं देख रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो। मेरी शादी हुई थी, विचार नहीं मिले तो हम लोग सेपरेट हो गए। मैं स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे खींचती हैं और किसी अदृश्य डोर ने जैसे मुझे विवश कर दिया हो और तुम्हारे सम्मोहन ने मुझे बांध लिया है। लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। कोशिश करूँगा कि आज ही वापस लौट जाऊँ, हिमेश ने बोला और वो उसकी बातों में खो सी गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि प्रकाश जी और श्रीवास्तव जी पीछे आकर खड़े हैं। बरखुरदार, आपको जाने के लिए थोड़ी ही साथ लाए थे हम, प्रकाश जी बोले। रोशनी और तुम तैयार होकर 9 बजे तक बाहर आ जाओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है और फीके रंग के कपड़े मत पहन के आना, प्रकाश जी ने कहा। रोशनी आवाज़ सी यंत्रवत अपने रूम में आकर लेट गई। नींद नहीं आई, बहुत सारी यादें पास आकर बैठ गईं। 9 बजे जब वो गार्डन में पहुंची, सब लोग वहाँ थे। अचानक एक मुलायम सी हथेली ने उसकी आंखों को पीछे से आकर बंद कर दिया। अक्षरा, रोशनी खुशी से खिलखिला उठी और उससे लिपट गई। वहीं गार्डन में टेबल पर नाश्ता लग रहा था। मम्मी, आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, आज फादर्स डे है ना, इसलिए। और आपने क्या गिफ्ट दिया दादू को? अक्षरा ने एक छोटा सा खूबसूरत पैकेट उसे पकड़ा दिया। रोशनी उसे क्या बतलाती कि वो 2 दिन से किसी और चीज़ से परेशान है या पता नहीं क्यों सुध-बुध खो बैठी है। उसे याद ही नहीं रहा कि आज जून का 3रा संडे है। अच्छा, इसे खोल कर तो देखिए, वो बोली। रोशनी ने गिफ्ट खोला तो 2 छोटी छोटी डिब्बियाँ थीं। दोनों में प्लेटिनम की रिंग थी, जिसमें
एक पे डायमंड के महीन नगों से एच लिखा था और एक पे आर। उसने आर वाली अंगूठी हिमेश को पकड़ा दी और एच वाली रोशनी को। मैं आप दोनों को सदा एक साथ देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरे पापा बनेंगे? अक्षरा ने कहा तो हिमेश ने सर हिलाकर सहमति दे दी। बेटा, मुझे फादर्स डे के अवसर पर आज तुम अपने कन्यादान का अधिकार दे दो। रोशनी प्रकाश जी से लिपटकर रो पड़ी। रोशनी और हिमेश दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाया। एक थाली में मिसेस श्रीवास्तव ने रोली, सिंदूर, अक्षत और दही ले आईं। सबने उन दोनों को टीका लगाकर आशीर्वाद दिया। नाश्ता करके चेक आउट करके वो सब वापस दार्जिलिंग के उसी होटल में पहुँचे। वहाँ पहले से ही उन लोगों के खास रिश्तेदार पहुँच चुके थे। रोशनी हैरान थी। बेटा, इसमें जो है वो पहन के तैयार हो जाओ, मिसेस श्रीवास्तव ने उसे एक पैकेट पकड़ाते हुए बोली। उसकी बुआ की लड़की रश्मि और अक्षरा रोशनी के कमरे में आ गईं। 1 घंटे बाद गुलाबी साड़ी पहने वो मंडप में थी। वो दो आंखें टकटकी लगाए उसे देखती ही रह गईं। वहीं पे उन दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी की वेदी पे बैठ गए। कन्यादान के लिए वधू के पिता को बुलाइए, पंडित जी ने मंत्र जाप करते हुए कहा। मैं ही इसका पिता हूँ, कहकर वो रोशनी के बगल में बैठ गए। और जब वो कन्यादान का रस्म निभा रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि आदित्य दूर से उन सबको देखकर खुश हो रहा है। गठबंधन के लिए लड़की की बहन को बुलाइए, पंडित जी बोले। फिर फेरों के लिए गठबंधन को अक्षरा ने बांधा। सिंदूर पड़ते वक्त प्रकाश जी को जी हल्का होता हुआ महसूस हुआ। ढोलना पहनने के बाद पंडित जी ने कहा, अब शादी संपन्न हुई। वर वधू सभी बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद देते हुए प्रकाश जी ने अपनी बिटिया को गले से लगा लिया। शाम के 7 बज रहे थे। रिसेप्शन भी हो गया। वर वधू को चेयर पर बैठाकर सारे रिश्तेदारों ने जमकर डांस किया। प्रकाश जी और अक्षरा भी नाच रहे थे। सुबह तक पार्टी चली। 3 बजे ही उन लोगों की वापसी की टिकट थी। सुबह नाश्ते के बाद वो लोग सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने पर सब लोग स्टेशन के अंदर जा ही रहे थे कि ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई। रोशनी से वापसी का टिकट निकालकर कोच नंबर देख रही थी। तभी उसने देखा कि उन टिकटों में रोशनी और हिमेश का कोई नाम नहीं था। उसने हैरानी से प्रकाश जी को देखा। तुम लोग गैंगटॉक जा रहे हो यहाँ से? एक लिफाफा प्रकाश जी ने रोशनी को थमाया और मुस्कुराते हुए बोले। और हिमेश, ट्रिप की सारी प्लानिंग मैंने तुम्हारे मेल पर भेज दी है, कहकर प्रकाश जी ने उन दोनों को गले से लगा लिया। सिग्नल ग्रीन हो चुका था और सब लोगों के साथ अक्षरा भी हाथ हिलाकर उन दोनों को बाय बाय बोल रही थी। मानसून दस्तक दे चुका था और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और रोशनी के कानों में उसके पापा का बोला हुआ वाक्य गूंज रहा था। जब ट्रेन पे चढ़ने को हुई, धीरे से प्रकाश जी ने रोशनी के कानों में कहा था, इस उम्र का प्यार, सच कहता हूँ कि बिन मौसम बरसात वाला इश्क नहीं होता है।